हेलो एवरीवन। हमारे पावर बीआई की अगली क्लास में आप सभी का वेलकम है। ये हमारी पावर बीआई हिंदी सीरीज की डे 3 की क्लास है। इस डे 3 की क्लास में हम लोगों का जो पर्पस है वो सीखना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए नॉर्थविंड डेटा सेट को प्रिपेयर करें। नॉर्थविंड डेटा सेट में इस तरीके का हमारा ईआर डायग्राम होता है। तो इस ईआर डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। इस ईआर डायग्राम बेसिकली इस डेटाबेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम कैसे इंस्टॉल करें, प्लस ये जो प्रैक्टिस डेटा सेट है जो इस फाइल के थ्रू हमें मिलेगा, वो प्रैक्टिस डेटा सेट हम किस तरीके से सेटअप करें ताकि ये जो पूरा डेटाबेस है वो हमें यहाँ पे विद ऑल द एक्टिव रिलेशनशिप विद एक्टिव डेटा मॉडल मिल जाए। और फिर आज के क्लास में इसको सेटअप करने के बाद अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पावर बीआई में इन सभी टेबल्स को हम इंपोर्ट करें और अपना डेटा मॉडल तैयार करें। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो हम लोग अपने पावर बीआई के क्लास 3 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग की थर्ड क्लास होगी इस सीरीज में। और पावर बीआई थर्ड क्लास है, नॉट थर्ड क्लास तो नहीं होगी लेकिन थर्ड सेशन होगा। इसमें हम लोग को ये देखना है कि जब हम लोग गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो पावर बीआई में बहुत सारे डेटा कनेक्टर्स के ऑप्शन आते हैं हमारे सामने। ठीक है, ऑल्दो हम लोग एक्सेल वर्कबुक से तो फेमिलियर हैं और हमने कुछ लास्ट डे एग्जाम्पल भी देखे जिसमें हम लोग एक्सेल बुक्स को कनेक्ट करके हमने ऐसे कुछ बेसिक बेसिक डैशबोर्ड्स बनाए। सो डैशबोर्ड पे कमांड पाना तो हम लोग करते ही रहेंगे, मगर जो हम लोगों का अभी का पर्पस है आज वो ये है कि हम लोग एक किसी एसक्यूएल डेटाबेस को भी कनेक्ट करें जो नॉन पावर बीआई या कि किसी एक सर्वर पे रन कर रहा है। और हम लोग उस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे लाइव पावर बीआई से। और कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो जब हम पावर बीआई के कनेक्टर्स में जाके एसक्यूएल सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस डेटाबेस, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, अज्यूर सीक्वल, यू नो कई तरह के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसमें मोंगोडीबी तक आ रहा है। ठीक है, जो कि नो एसक्यूएल का पार्ट है। अब हम लोग आज आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्शन भी है कि ये सीक्वल डेटाबेसेस कैसे दिखेंगे और हम इन डेटाबेसेस को कैसे रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये रन कर ही रहा हो इस समय। ठीक है, सो एज अ बिगनर प्रैक्टिस के लिए हम कौन से डेटाबेसेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो डेटाबेसेस इंस्टॉल्ड हैं तो उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर टूल हम इंस्टॉल करने वाले या यूज करने वाले आज की डेट में वो है माई एसक्यूएल। ओके, माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल क्या है, जैसा आप नाम देख रहे हैं, ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो डेटाबेस हमें मिलेगा और उस डेटाबेस में जो टेबल्स होंगे वो सब आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। आज हम लोग इस तरीके का ईआर डायग्राम भी सीखने वाले हैं। सो ये हम लोगों का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग अपना डेटाबेस सेटअप सीखेंगे। ओके, आज हम लोग डेटाबेस सेटअप सीखेंगे। पहले मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक AMPPS, ओके, ये एम्प्स नाम का एक टूल है जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है।
ओके। और इस एम्स नाम के टूल में आप देख रहे हैं अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों रनिंग है। ओके, सो ये इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में अभी लोकल होस्ट में दो सर्वर रन हो रहे हैं, एक अपाचे सर्वर है और एक माई एसक्यूएल सर्वर है। ये अपाचे सर्वर जो है ये पीएचपी को रन करने के लिए है। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन की तरह से ही, जैसे पाइथन है, जावा है, ऐसे ही एक पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब फैमिलियर होंगे इससे, बहुत फेमस है। तो पीएचपी को जब हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम लोग एम्प या जैम्प नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जैम्प को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये सारे यूआरएल अभी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। apache-friends.org वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ से आप जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सिस्टम विंडोज़ है तो आप यहाँ से जैम्प फॉर विंडोज़ पे चले जाइए। अगर आपका सिस्टम लिनक्स है, यहाँ से आप ये वर्जन ले लीजिए। और अगर आपके पास OS X है, मैक OS है, तो आप यहाँ से ये वर्जन ले लीजिए, ठीक है। ये वर्जन, इसमें हमें PHP का कोई यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, मगर ये बिगिनर के लिए एक इजी तरीका है माई एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का। माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं, कई, तो कई में से आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिक, ठीक है। और अभी एज अ बिगिनर आप फॉलो कीजिए उसको, फिर जब आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप जो ऑफिशियल माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ऑफिशियल माई एसक्यूएल की वेबसाइट से आप इसे बाद में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फ्री वर्जन देते हैं, ये वेबसाइट ओरेकल द्वारा मेंटेन्ड है और यहाँ से आपको फ्री वर्जन मिल जाएगा। ये कम्युनिटी जो जीपीएल डाउनलोड है, यहाँ से माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ मिल जाएगा, ठीक है। कई लोग के पास मैक या लिनक्स होता है, वो ढूंढते रहते हैं, तो मैंने इसीलिए सलूशन बताया कि आपके पास, क्योंकि ये क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है इसका, तो यू कैन इंस्टॉल एनी वन ऑफ देम। तो चाहे जैम या AMPPS, सॉफ्टाकुलस नाम की एक कंपनी है, बहुत फेमस है, और वो उन्होंने ये बनाया एम्प्स, जो जैम करता है ये भी वही करता है, और हमें PHP का वर्जन देता है, वर्डप्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये करता है। पर हमें इसका जो यूज़ है वो डाउनलोड में जाके, अगर आपका मैक ओएस है तो ये वाला DMG फाइल, और विंडो है तो ये वाला सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, करीब 10-15 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, कुछ पैकेजेस ये डाउनलोड करेगा। सो एम्प्स का कंट्रोल पैनल ऐसा दिखाई देगा और जैम का कंट्रोल पैनल ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। देखिए यहाँ पे भी आपको वही सर्विसेज दिख रही हैं, अपाचे और माई एसक्यूएल। अब हाँ, लॉन्च ऐप पे फिनिश। हाँ, फिर इंस्टॉल ऐप कंटिन्यू जब लिख के आएगा तो आपको, हाँ, एक को कंटिन्यू कर देना बस। ये सारे वो करने लग जाएगा एक एक करके, जैसे PHP है, माई सीक्वल है। ऑल्दो हमें सारी ज़रूरत नहीं है, बट ये क्योंकि जस्ट हमें एक इंस्टॉल करना है। हाँ, बस वो डाउनलोड करेगा और ये 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। सो इस तरीके से जब हमारा एम्प या जैम जो भी आपने इंस्टॉल किया, जब वो रन होगा, तो हमें बस मेक श्योर करना है कि हमें अपाचे और माई एसक्यूएल हमारा रनिंग हो। नाउ अब जब हमारा अपाचे और माई एसक्यूएल रनिंग है, इसके बाद हम अगर यहाँ से रन करते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट, ओके,
तो हमारे कंप्यूटर में एक लोकल वेब होस्टिंग इंस्टॉल हो गई है और वो ऐसे दिखेगी कुछ, ठीक है। आपके केस में आपके केस में ये सारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरे पास अपना एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे पास अपना एक इंस्टीट्यूट या बिलिंग सिस्टम है, तो वो मेरे में मैंने लोकली इंस्टॉल कर रखा है। मगर आपके इससे मतलब नहीं है। आपको इस आपको लिखना है https लोकल होस्ट php my admin और ऐसा करके रन कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर इशू आ रहा है http से ओपन कर लेंगे तो ये हमारा URL है, ओके। पूरा http से ये URL आ जाता है। अभी ये URL भी मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से ये URL, अब ये क्या ओपन हुआ php my admin। php my admin एक ऐसा टूल है जो माई एसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं हमारे, जो हमारे माई एसक्यूएल के डेटाबेसेस होते हैं, उन माई एसक्यूएल के डेटाबेसेस को जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये टूल करता है, ठीक है। php माई एडमिन। आगे चल के हम लोग और भी एडवांस टूल्स पढ़ सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ओके। ये भी यही करता है। पर माई एसक्यूएल वर्कबेंच को भी एक माई एसक्यूएल सर्वर चाहिए होगा, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे। आज हम बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हमने अपने सिस्टम में हमें माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना था। माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने एम्स नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। इस एम का मतलब है अपाचे माई एसक्यूएल php पर। सो इसने हमें अपाचे और माई एसक्यूएल दिया, और जो php इसने इंस्टॉल की उसकी मदद से अब हमारे पास हमारे ब्राउज़र में एक एडमिन टूल आ गया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेटाबेस आपको दिख रहा होगा। इस डेटाबेस का नाम है नॉर्थविंड, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल को ओपन करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी। ये बिल्कुल आपको एक एक्सेल की टेबल जैसा दिख रहा है, राइट। ये सारे जो फील्ड्स यहाँ पे दी हुई हैं ये हमारे एक्सेल के फील्ड्स जैसी हैं और ये उनकी वैल्यूज हैं। तो ये जो डेटाबेस है ये एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है, और ये डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें जो टेबल्स हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये हो क्या रहा है ये सारा कुछ। तो माई एसक्यूएल में या कोई भी एसक्यूएल जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक क्रिएट करते हैं डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या होता है? इस डेटाबेस में अ डेटाबेस हैज़ मैनी डेटा टेबल्स एंड व्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। अभी जिससे आपको मतलब है कि इस डेटाबेस में कई डेटा टेबल्स होते हैं, व्यू बाद में समझेंगे क्या होता है। तो एक डेटाबेस बेसिकली एक कलेक्शन है ऑफ मेनी डेटा टेबल्स, और इसको अगर हम एसक्यूएल के साथ इसको एक्सेल के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं ये कैटेगरीज टेबल है, ठीक है। कैटेगरीज टेबल है, ये कस्टमर्स टेबल है। इसको ओपन करेंगे, सारे कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप एक्सेल में भी अलग अलग टेबल ऐसी रख सकते हैं, और बाद में इन सब टेबल को आप एक डेटा मॉडल के थ्रू जोड़ के ज्वाइन करके
पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं। बस एक्सेल के या सीएसवी के केस में क्या होता है, ये सारी टेबल अलग अलग है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट का अलग है ये, राइट, आप देख सकते हैं। तो पर ये माई एसक्यूएल में क्या होता है, माई एसक्यूएल में हमारा एक ही डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे टेबल आ गए, कैटेगरी है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, ऑर्डर है, सब कुछ एक ही डेटाबेस के अंदर आ गया। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो पहले, लेकिन उसके पहले हम एक बेसिक सी चीज सीखेंगे, एक बेसिक डेटाबेस बनाना सीखेंगे, जिससे हमें, ऑल्दो हम पावर बीआई पढ़ रहे हैं, पर हमारा जो पर्पस है वो थोड़ा सा ये रिलेशनल डेटाबेसेस को समझना है, जिससे हमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी समझ में आएंगे, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में। तो एक नया डेटाबेस बनाने के लिए PHP MyAdmin क्या करता है कि अगर आपको SQL का एक लाइन भी नहीं आता तब भी आपको ऐसा ऑप्शन देता है कि आप डेटाबेस और टेबल बना सकें और उसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। तो आज फॉलो कीजिए, देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि एक डेटाबेस का नाम बताइए और उसको क्रिएट करना है। तो हम सोचते हैं कि एक डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग एक सिंपल हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाते हैं। तो हमने लिख दिया हॉस्पिटल डीबी। ये इस डेटाबेस का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैंने हॉस्पिटल डीबी उसका नाम सोच के दे दिया, इसे क्रिएट कर दिया। अब देखिए हॉस्पिटल डीबी बन गया और हम लोग सर्वर के अंदर, देखिए सर्वर के अंदर, लोकल होस्ट के अंदर अपने हॉस्पिटल डेटाबेस के अंदर आ गए। तो ये हायरार्की आपको समझनी है। अभी हम लोग इस डेटाबेस में हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी एक सर्वर में कई डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा स्कूल मैनेजमेंट का भी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा स्कूल मैनेजमेंट के में क्लास, फीस, स्टूडेंट सब कुछ है। उसी तरह हमारा ये ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल डेटाबेस में आपके हिसाब से जो डेटा स्टोर होएगा, तो कौन कौन से टेबल हो सकते हैं, कुछ आप लोग बताएं हॉस्पिटल डेटाबेस में आपके हिसाब से। एक तो पेशेंट का रिकॉर्ड होगा। पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड होगा। तो हमने जैसे कहा पेशेंट्स हो गया, तो ये मेरा एक टेबल हो गया। तो हम इसको ऐसे सेव कर सकते हैं ना, पेशेंट्स TBL। इसको हम कह सकते हैं हॉस्पिटल DB, ठीक है। जी। सो ये हो गया। एक स्टाफ का होगा सर, स्टाफ का। एक हम स्टाफ को कर लेते हैं, ठीक है, स्टाफ TBL। इसमें फिर आपका एक डेटाबेस होगा जहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स होंगे सारे ना, जी कि जी जी। कौन सा डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट पहले बनेगा, ये एक तरह का मास्टर रिकॉर्ड होगा कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। फिर जी आपका डिपार्टमेंट में ही, क्योंकि पेशेंट दिखाएगा, डिपार्टमेंट में ही पेशेंट भर्ती होगा, तो आपका एक बेड्स का होगा कि एक वार्ड होगा कि हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सा वार्ड है और हर वार्ड में कौन कौन से बेड्स है, ठीक है। क्योंकि हर एक बेड की आईडी होगी, उसकी फीस होगी, ठीक है ना, तभी होगा। और फिर एक होगा बेड बुकिंग, राइट, कि उस समय उस बेड पे कौन कौन से पेशेंट हैं, किस किस बेड पे। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनता है ना। तो अब जैसे डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में मान लीजिए हम क्या क्या कॉलम्स रखेंगे। हम रखेंगे डिपार्टमेंट का नाम, राइट। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम
एक तो इसकी आईडी रखेंगे, एक इसका नाम रखेंगे कि ये डिपार्टमेंट की आईडी क्या है और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पेशेंट का रखेंगे तो पेशेंट की भी आईडी रखेंगे। तो मान लीजिए इसको हम लोग ने डी आईडी बोल दिया, यानी डिपार्टमेंट आईडी, इसको पी आईडी बोल दिया, पेशेंट आईडी, इसको कह दिया पी नेम, इसको कह दिया डी नेम, राइट। ऐसे भी हम नाम रखते हैं कई बार, या पूरा भी आप रख सकते हैं, पेशेंट का नाम, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, राइट, उसका जो है फ़ोन नंबर क्या है, सिटी क्या है। आप पूरी जितना ज़्यादा डिटेल आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और आपको, तो हम लोग की एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप एज अ डेमो लॉगिन करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे ऑपरेशंस दिख जाएंगे। अभी हम उसको टेस्ट करके बता देंगे। तो हमारे जो इसमें आप डॉक्टर का लॉगिन, पेशेंट का लॉगिन, सब कुछ है, तो वो आपको दिखा दिया जाएगा। सो बेसिकली आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ डिपार्टमेंट बनाना है, तो मैंने सोचा है कि डिपार्टमेंट में कितने टेबल, एक डिपार्टमेंट टेबल में कितने कॉलम हैं, दो। ओके, एक डिपार्टमेंट आईडी, एक डिपार्टमेंट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐसे दो लिख दूंगा, राइट, कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। और टेबल का नाम हमने रख दिया डिपार्टमेंट्स, ऐसे रख दिया डिपार्टमेंट्स, इसमें दो कॉलम है, क्रिएट कर दिया। अब ये देखिए क्या आ गया, टेबल डिजाइनर। ओके, इसीलिए मैंने PHP माई एडमिन बताया, क्योंकि इसमें जो ये टेबल डिजाइनर आता है वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और इसके थ्रू आप आसानी से अपना टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने क्या सोचा था, पहला क्या रहेगा, DID, डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख लिया। हमने सोचा था दूसरा क्या रहेगा, डिपार्टमेंट का नाम, तो ये। अब जो आईडी होती है, ठीक है, बट सर, हाँ बताइए। जी, जो इसमें जैसे डिपार्टमेंट नेम है वो अभी हम लोग उस पर भी आते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल फाइल में हर एक कॉलम जो होता है वो किसी ना किसी डेटा टाइप का होता है। ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, राइट। जैसे ये जो कस्टमर आईडी है, इसमें आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। देखिए, ऑर्डर आईडी में, इस टेबल में भी देखिए एक आईडी है, ठीक है ना, इस टेबल में भी आईडी है। अगर मैं आपको और कोई भी टेबल ओपन करूं, मान लीजिए मैं यहाँ से प्रोडक्ट टेबल ओपन करता हूँ, सो प्रोडक्ट में भी आपको आईडी दिखाई देगी, कैन यू सी, राइट। सो हर एक कॉलम का एक यूनिक डेटा टाइप होता है। तो ये जो आईडी वाले कॉलम होते हैं इनको हम लोग ज़्यादातर इंटीजर रखते हैं। ओके, और इंटीजर की एक लेंथ डिफाइन कर देते हैं। लेंथ कैसे, अभी देखिए, ऑर्डर आईडी में जो ऑर्डर आ रहे हैं उनकी लेंथ है 5, दिख रहा है आपको, इसमें 5 कैरेक्टर हैं, राइट। पर प्रोडक्ट आईडी में जो हाईएस्ट प्रोडक्ट आईडी आई है वो आई है आपकी 77। कितने कैरेक्टर हैं, 2, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स है, या हमारे पास 100 मैक्सिमम डिपार्टमेंट हो सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 2 लिख देंगे, 99, मतलब 1 to 99 यहाँ रिकॉर्ड आ जाएंगे। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको वो मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप चाहते हैं कि इस टेबल में आ जाए। यस सर।
अगर आपको लगता है कि 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। ओके, लेकिन राइट 3 है, ये आपके ऊपर है, तो हम 2 लिख देते हैं। और डिपार्टमेंट का नाम जो है वो एक वेर कैर होगा, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट, नंबर या दोनों का कॉम्बिनेशन आए। ओके, सो डिपार्टमेंट के नाम कैसे होते हैं? नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी, राइट। तो उन सब में क्या होता है कि आपने देखा है कि अल्फाबेट्स ही होते हैं। तो अल्फाबेट के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में इन्होंने सब डेटा टाइप्स दिए हैं, कैर, वेर कैर, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट एसेट्रा। ओके, सो कैर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें पता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें पता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी का पैन नंबर पूछ रहा हूँ, तो किसी का पैन नंबर जो होता है, उस पैन नंबर में हमें पता है कि एक फिक्स एन नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, उसमें नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, तो हम वहाँ कैर ले सकते हैं। और वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर, किसी डिपार्टमेंट का नाम बहुत लंबा हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का नाम बहुत छोटा हो सकता है। डू यू एग्री? सो वेर कैर क्या होता है कि अपने आप जितना लंबा नाम हो चाहे जितना छोटा नाम हो, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से साइज डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे 50 लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यह हमारा डिपार्टमेंट में 50 कैरेक्टर का आ सकता है। अब जैसे हमें पता है नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, राइट, या जो भी डिपार्टमेंट है हमारे हॉस्पिटल में, तो मुझे नहीं लगता है कि 50 से ज़्यादा कैरेक्टर जाएंगे। और अगर जाएंगे तो आप उनसे डिस्कस कीजिए और उससे जोड़ लीजिए। यहाँ पे एक और चीज है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो ऐसे करके हमने 2 कॉलम बना दिए और इसको सेव कर देंगे यहाँ से, ये देखिए सेव। तो हमारा टेबल आ गया। ओके, और अब इसमें डेटा डालना पड़ेगा, 2-3 डिपार्टमेंट तो भरने पड़ेंगे। सो इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने कहा पहला आईडी है और ये है नेफ्रोलॉजी, और मैंने कहा ये दूसरा है, इसका है, 2 रिकॉर्ड ऐड करते हैं, कार्डियोलॉजी। इंसर्ट में जाके गो किया तो 2 वैल्यू इंसर्ट होगी। देखिए डिपार्टमेंट आईडी आ गया, नेम आ गया। तो ये एक एक्सेल जैसा कुछ बनने लगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपको एक पेशेंट का रिकॉर्ड बनाना है, तो टेबल का नाम हमने लिख लिया पेशेंट्स, पेशेंट में हमने लिख लिया आईडी, पी आईडी लिख ली, पेशेंट की आईडी। भाई पेशेंट तो हजारों भी हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10, 5 लिख लिया अपने मन से कि लाखों आ जाएंगे। फिर यहाँ पे पी नेम लिख लिया, वेर केयर, पेशेंट का नाम 50 है। ब्लड ग्रुप लिख लिया, हमें पता है ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे करके 2-4 होते। तो हम वेर केयर में करके हमने कह दिया मैक्सिमम 5 कैरेक्टर ले लिया कि 5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर मान लीजिए हमने उस पेशेंट का फ़ोन ले लिया, एक एग्जाम्पल। फ़ोन के लिए हमने, क्योंकि फ़ोन जो होता है उसमें हमें पता है कि कोई +91 करके डालेगा, या आप ऑस्ट्रेलिया में अलग है, हर जगह अलग अलग है, राइट। सो हमने इसको 15 कर लिया कि 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा फ़ोन, चाहे नेशनल फॉर्मेट में डालो चाहे इंटरनेशनल, वट एवर। तो ऐसे करके ये ले लिया। तो यहाँ से हमें मिल गई पेशेंट आईडी। एक और चीज़ हम लोग करते हैं, वो ये है कि रिकॉर्ड को ऐड करते वक्त हम लोग यहाँ से ये एआई ऑन कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। जब पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप दोबारा प्ले करके ये पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे।
AI मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये होएगा, अभी आपको दिख जाएगा इसका मतलब क्या है। तो मैंने अभी AI ऑन करके सेव कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये पेशेंट भी बन गया, ये उसका स्ट्रक्चर है। मान लीजिए मैं एक पेशेंट इंसर्ट करता हूँ, ताकि मैं उसकी आईडी नहीं भरूंगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए पेशेंट का नाम है जॉन डो, इनका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इनका फ़ोन है +91123456, और मैंने गो किया, मैंने कोई पेशेंट आईडी भरी है यहाँ पे, नहीं भरी है। और इनका मान लीजिए, इनका नाम है मैरी जेन, इनका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, इनका फ़ोन नंबर है +6123, जो भी है। दो रिकॉर्ड इंसर्ट करो, ना इनकी आईडी भरी ना इनकी आईडी भरी, गो किया, पेशेंट देखा, तो देखिए उसकी आईडी 1 आ गई, उसकी 2 आ गई। ये है ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ऑटो इंक्रीमेंट से इस पर्टिकुलर कॉलम में जो जैसे ही एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो हर रिकॉर्ड की यानी हर रो की एक यूनिक आईडी अपने आप आती जाएगी। और इसका स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहाँ लिख के आएगा, और यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो बन गई है। ये जैसे डिपार्टमेंट टेबल में गए इसके स्ट्रक्चर में, हम कहना चाहते हैं कि भाई इसको भी प्राइमरी की बनाओ, तो ये प्राइमरी की हो गई। प्राइमरी की मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी उस रिकॉर्ड की जो एक यूनिक वैल्यू है। हमें पता है कि ये हर रिकॉर्ड की एक पहचान है। अगर मैं आपसे कहूं कि रिकॉर्ड नंबर 2 के पूरी डिटेल बताइए, तो आप पूरी डिटेल सिर्फ इसी से बता सकते हैं, इस की मदद से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे साथ प्रोडक्ट्स हैं, मैं कहूँ कि प्रोडक्ट नंबर 7 की सारी डिटेल बताइए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 7, तो उस 7 की सारी डिटेल आ जाएगी, कि उसका नाम क्या है, सप्लायर कौन है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। सो ये हमारे बेसिक सा तरीका है। ऑल्दो एसक्यूएल अभी हमारा टारगेट नहीं है, हम लोग का टारगेट पावर भी आए, पढ़ रहे हैं, मगर इस बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी, इतनी एटलीस्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि एसक्यूएल के अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। ये जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, इन डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स और व्यूज होते हैं। व्यूज बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, बट टेबल होते हैं। ये जो टेबल होते हैं, इन टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो रिकॉर्ड एन नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हम पेशेंट जैसे जैसे रजिस्टर करता जाएगा अस्पताल में आके, वैसे वैसे यहाँ पे उसको, मान लीजिए एक जो रिसेप्शनिस्ट बैठा है, कोई आया, हाँ बताइए अपना नाम बताइए, ब्लड ग्रुप बताइए, फोन बताइए, यहाँ से ऐड करता जाएगा। डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल किन किन डिपार्टमेंट्स में ट्रीटमेंट देता है वो हॉस्पिटल को पहले से ही पता होगा, राइट। तो वो यहाँ पे पहले से ऐड करके रखेगा। इसी तरीके से स्टाफ का एक टेबल बना लेगा, वार्ड का एक टेबल बना लेगा, बेड का बना लेगा। ये है। अभी आपके क्या क्वेश्चंस हैं? बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। सो जैसे ये हम लोगों ने हॉस्पिटल का बनाया, वैसे ही ये हमारा पूरा एक डेटाबेस बना हुआ है ट्रेडिंग कंपनी का। ओके, ये यूडेमी के ऊपर मैंने कोर्सेज बना रखे हैं। इसमें एक मेरा एसक्यूएल प्रोग्रामिंग फॉर डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स भी है, जहाँ पे ये करीब 25 आवर्स का कोर्स है। सो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको एसक्यूएल पूरा देखिए, हाउ टू इंस्टॉल, है ना, जैम के साथ क्रिएटिंग डेटाबेस,
PHP माई एडमिन GUI जो हमने अभी किया ना कि डेटाबेस एंड डेटा टेबल यूजिंग, ये अभी किया हम लोगों ने, ठीक है। SQL टेबल, ये सारा कुछ आप यहाँ सीख सकते हैं। सो हम लोग के बेसिकली डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड सिर्फ सारे ही कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी हम आ जाते हैं वापस। तो जैसे हमने ये हॉस्पिटल DB देखे क्रिएट किया, हमने 2 ही टेबल बनाए, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूँ सिंपल, एक इससे हमें समझ में आ जाएगी चीजें। तो यहाँ से हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं और ये है बुकिंग या IPD बुकिंग, जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट बुकिंग। IPD बुकिंग में मैं एक लिख देता हूँ IPD बुकिंग ID या IPD BID, ऐसे लिख दिया। मुझे पता है ये IPD बुकिंग है, इसको मैंने 3 लिया या 5 ले लेते, कई बुकिंग हो सकती है। यहाँ से AI जैसे ही करता हूँ तो ये अपने आप प्राइमरी की बना देता है इस वाले कॉलम को। फिर ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि किस डिपार्टमेंट में, तो DID लिखा मैंने, ठीक है। और इसका डेटा टाइप और वैल्यू उतना ही लिखा जितना मैंने डिपार्टमेंट बनाते समय लिखा था। फिर मैंने PID लिखा, पेशेंट ID, कि कौन पेशेंट बुक हो रहा है, और इसका भी मैंने 5 लिखा उसी समय। और बस यहाँ पे मैंने डेट लिख लिया कि किस समय वो हो रहा है। तो डेट लिखते समय मैंने यहाँ पे जो डेट टाइप लिया वो डेट लिया, और डेट टाइप जो डेट से रिलेटेड होता है वो डेट टाइम भी होता है, ठीक है, डेट टाइम भी होता है। और करेंट टाइम स्टैम्प मैंने ले लिया। करेंट टाइम स्टैम्प मतलब अगर मैं इस वैल्यू को ना भी भरूं तो जो करेंट टाइम है उससे हमारे सिस्टम से, ये सर्वर से अपने आप ही टाइम उठा लेगा और भर देगा। ऐसा करके मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि ये जो DID और PID है, ये दोनों हैं, ये हमारे एडिशनल वैल्यूज है, मतलब ये फॉरेन वैल्यूज है। DID बिलोंग करता है डिपार्टमेंट को, PID बिलोंग करता है पेशेंट को। तो इन दोनों को मैंने एज अ इंडेक्स सेटअप कर दिया कि ये दोनों बाहर के, तो ये हमारी प्राइमरी की है, और ये इंडेक्स बना दिया कि ये दोनों बाहर की हैं। इंडेक्स हम तब बनाते हैं जब हमें इनके बेसिस पे सर्चेबिलिटी को बढ़ाना है, तो फिल्टर में इनका यूज करेंगे। और फिर मैं IPD बुकिंग के स्ट्रक्चर पे आया और यहाँ से मैं एक रिलेशन व्यू पे आया। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी एक बार में पूरा नहीं समझ में आ रहा, पर आप जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करिएगा वीडियो देख देख के, और नहीं होएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रेंट बनाते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और पहला कंस्ट्रेंट बनाते हैं IPD डिपार्टमेंट। कि मैं बता रहा हूँ कि एक कंस्ट्रेंट बना रहे और बता रहे हैं कि FK यानी फॉरेन की के बारे में बता रहे हैं कि ये जो DID है वो हॉस्पिटल DB के डिपार्टमेंट की DID, ये हम बता रहे हैं यहाँ पे कि, और इसका नाम बता रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक नाम दे रहे हैं। ये फॉरेन की IPD डिपार्टमेंट है, ये एक नाम दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या कि IPD बुकिंग टेबल में हमने एक डिपार्टमेंट की ID ली और हमने एक पेशेंट की ID ली, क्योंकि उनके नाम पते तो पहले ही हम लिख चुके हैं ना डिपार्टमेंट में और पेशेंट में, उनके नाम पते तो वहीं लिख चुके हैं हम। तो हम सिर्फ उनकी ID उठा लाए और उनकी ID को यहाँ पे बता दिया, और हमने कहा ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट।
अभी ये रिस्ट्रिक्ट क्या होता है वो भी समझेंगे थोड़ी देर में, सब समझ में आएगा। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट बनाया एफ के फॉरेन की, आईपीडी और किसके बीच में बनाया, पेशेंट्स के बीच में, ठीक है, आईपीडी और पेशेंट के बीच में। तो हमने कहा कि यहाँ जो पीआईडी है वो इसी डेटाबेस के पेशेंट टेबल की पीआईडी है, ये फॉरेन की बना दी। अभी तक हमने एक भी एसक्यूएल लिखी ही नहीं, एक्चुअली में वो लिखते जा रहा है एसक्यूएल। यही पीएचपी माइडबिन का बेनिफिट है, एसक्यूएल आती भी नहीं है तब भी हम लोग सारे ऑपरेशंस कर ले जा रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मान लीजिए मैं एक बुकिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा इस टेबल में और कहता हूँ यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो आप देखिए डिपार्टमेंट में गए थे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आए थे, पेशेंट में गए थे तब भी यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस आए थे, आईपीडी में गए हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन्स आए, क्योंकि अब ये समझ गया कि ये वाला जो आपने कॉलम रखा है DID, ये एक्चुअली में इस टेबल का है। तो देखिए वहां के 2 रिकॉर्ड दिखाने लगा हमें, तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने नेफ्रोलॉजी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, पेशेंट के नाम भी आने लगे, तो हमने यहाँ से पेशेंट का नाम सेलेक्ट कर लिया और करेंट टाइम स्टैम्प आ रहा है, कोई जरूरत नहीं, हमने गो कर दिया, अपने आप ऐसा रिकॉर्ड आ गया। अब इसे देख के क्या समझ में आएगा कि किस पेशेंट ने किया, किस डिपार्टमेंट में किया, तो बस इसके ऊपर माउस ले जाइए, नेफ्रोलॉजी में जॉन डो ने इस डेट इस टाइम को एक बुकिंग की, एक और बुकिंग कराते, इंसर्ट करते हैं। कार्डियोलॉजी में मैरी जेन ने किया, तो वो कुछ और बता रहा है, फिलहाल अभी उसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो हम लोगों का आईपीडी आईडी 1 DID ये आ रहा है, ठीक है, जैसे इसका ये कैसे आया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद पहले उसे इंडेक्स बना दिया, फिर रिलेशन व्यू में जाने के बाद उनको हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए नेफ्रोलॉजी में एक पेशेंट बुकिंग है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए नेफ्रोलॉजी में एक है, अब मैं गलती से इसे डिलीट करने जा रहा हूँ तो वो कहेगा नहीं डिलीट करने देंगे, क्योंकि फॉरेन की रेफरेंस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसका एक रिकॉर्ड है, तो यही वो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि ना उस डिलीट करने देगा ना उसके आईडी को अपडेट करने देगा अभी, तो यही फॉरेन की कंस्ट्रेंट का मतलब होता है। एक तो एसक्यूएल को आप बता देते कि ये सब आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, और दूसरा आपको वो डिलीट भी नहीं करने देगा, अपडेट भी नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आपने इसकी आईडी यहाँ बदल दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो ये रिकॉर्ड लावारिस हो जाएगा, इसे क्या पता ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, तो पेशेंट भी नहीं डिलीट करने देगा। नाउ इसी हॉस्पिटल डीबी में मैं देखिए फिर से यहाँ पे क्लिक किया, मोर पे किया और डिज़ाइनर पे किया, इस पे क्लिक किया, मोर पे किया, डिज़ाइनर, एक छोटा सा हमारा डिज़ाइन आ गया, ये हमारा एक ER डायग्राम जैसा है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जैसा, जो हमें बता रहा है कि हमारे टेबल आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है। डिपार्टमेंट कनेक्टेड है बुकिंग से DID के थ्रू, और IPT कनेक्टेड है पेशेंट से PID के थ्रू। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से जो ये हमारा नॉर्थविंड डेटा सेट है, इसका ये ER डायग्राम जो हम लोग को पावर BI में कनेक्ट करना है और पढ़ना है, उसी के लिए हम अपनी ग्राउंड नॉलेज को मजबूत कर रहे हैं एटलीस्ट, कि हमको
समझ में आए कि ये डायग्राम एक्चुअली बन कैसे पाया। तो ठीक इसी तरीके से जैसे हमने ये छोटा सा डेटाबेस बनाया आज, और इनके तीनों टेबल को फॉरेन कीज के थ्रू आपस में रिलेट किया, वैसे ही ये ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है। इस ट्रेडिंग कंपनी के डेटाबेस में हमारे पास कैटेगरीज हैं। जैसे कोई भी आप सुपर स्टोर में जाते हैं, उस सुपर स्टोर में या मार्ट होता है जहाँ पे आप कई आइटम्स मिल रहे होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर होते हैं बड़े, या आप कोई ऑनलाइन सर्विस भी देख लीजिए जहाँ से आप ग्रॉसरी आइटम्स ऑर्डर करते हैं। तो वो आइटम किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, प्राइमरी कैटेगरी होती है हर आइटम की। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए बेवरेजेस, कंडीमेंट्स, कन्फेक्शन, डेयरी, ग्रेन, मीट, पोल्ट्री, प्रोड्यूस और सी फूड, ऐसे 8 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे एक अस्पताल में चाहे हमें डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट देना हो, चाहे हमें पेशेंट को भर्ती करना हो, हमें बताना ही पड़ेगा कि वो डॉक्टर किस डिपार्टमेंट का पार्ट है, स्पेशलिस्ट है, और पेशेंट भी किस डिपार्टमेंट में भर्ती है, अगर मल्टी डिपार्टमेंट है, वरना ऐसा बना देंगे। तो वैसा ही यहाँ कैटेगरी है। फिर यहाँ से आगे कैटेगरी की आईडी। फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट की भी आईडी है, प्रोडक्ट का भी नाम है। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट की देखिए कैटेगरी आईडी बताई जा रही है, कैटेगरी का नाम नहीं बताया जा रहा है। यू गेट दिस? यहाँ पे इसका नाम नहीं बताया जा रहा है, इसकी सिर्फ आईडी बताई जा रही है। हम जाएंगे तो पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक उसी तरह सप्लायर की भी आईडी बताई जा रही है। जैसे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक वाले जो रहते हैं ना, या किस तरीके से वो पूरा मैनेज होगा, तो किस सप्लायर के कितने यूनिट्स इन स्टॉक हैं, कितने यूनिट ऑन ऑर्डर लगे हुए हैं, रीऑर्डर लेवल क्या है। ये जो नॉर्थविंड डेटाबेस है, इसको खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था, बहुत पुराना डेटाबेस है। और जो एसक्यूएल सर्वर, जैसे हम लोग अभी माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी तरीके से एक एसक्यूएल सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। कभी हम लोग इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जब एसक्यूएल सर्वर बनाया तो उसके साथ में कुछ डेटाबेसेस दिए। तो ये यहाँ पे भी हम सेम डेटाबेस को देखें, यहाँ पे भी हमने कई सारे बनाए। तो जैसे यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट है, देखिए डेटाबेसेस है, टेबल्स है, यहाँ डॉक्टर, ओपीडी बुकिंग, पेशेंट, राइट, यहाँ पे भी हैं। और नॉर्थविंड में भी वही सारे टेबल है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का एसक्यूएल सर्वर है, सेम चीज जो ओरेकल वालों का माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो अभी इस पे काम करते हैं, तो उसके साथ आया ये, और बहुत बहुत अच्छा डेटाबेस है बिगिनर्स के लिए, जो रिलेशनल डेटाबेस, डेटा मॉडलिंग, ये सारी चीजें सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत तगड़ा डेटाबेस है। कि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने दिमाग में इमेजिन करके, एक जैसे एक पूरे के पूरे सुपर स्टोर को दिमाग में इमेजिन करके, उसको आप यहाँ पे एज अ डेटाबेस ला सकते। अब उस डेटाबेस में आपको भी पता है एम्प्लॉयज भी काम करेंगे, जैसे अभी आपने ही सजेस्ट किया स्टाफ, राइट, तो उसको बस इन्होंने एम्प्लॉय बोल दिया है, क्या फर्क पड़ता है। एम्प्लॉय का डेटा है, जैसे एम्प्लॉय का लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, टाइटल क्या है, उसकी बर्थ डेट क्या है, हायर डेट क्या है, सिटी क्या है, रीजन क्या है। सो जैसे सप्लायर की बात हुई, तो एक सप्लायर का टेबल बना दिया गया, सप्लायर का कंपनी का नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या है, कॉन्टैक्ट टाइटल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
फिर ऑर्डर आते हैं, नहीं मेन तो कंपनी को ऑर्डर से मतलब है। ऑर्डर सेव करते वक्त हर ऑर्डर की एक आईडी ले ली यूनिक, और कस्टमर आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, ऑर्डर डेट किस दिन हुआ, कस्टमर ने कहा किस दिन चाहिए, शिप डेट एक्चुअली में किस दिन शिपिंग हुई उस ऑर्डर की, शिपिंग हुई तो कौन से शिपिंग कंपनी द्वारा भेजा गया, तो ये शिप वाया, ये शिपर है यहाँ पे, ये शिप वाया जो है ये शिपर है, देखिए ठीक है। 3 शिपिंग कंपनी के थ्रू ये कंपनी ऑर्डर्स को भेज रही है। इन कंपनी को जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लायर्स ये सारे हैं, इन कंपनी को जो कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं वो सारे ये हैं। और ये सब आपस में कैसे जुड़े जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तो जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ मोर कीजिए, यहाँ डिजाइनर पे जाइए, तो ये व्यू स्क्रीन आ जाए, ये जम्बल्ड सा आ रहा है थोड़ा, तो मैंने क्या किया है कि ये तार सुलझा के इसको ऐसा कर दिया है, और ये यूआरएल भी अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो ये नॉर्थविंड डेटा सेट पोस्टग्रे एसक्यूएल, अब जैसे अभी हम लोग ने 2 लोगों की बात की, सीक्वेल सर्वर और माई एसक्यूएल, तो उसी तरीके से एक पोस्टग्रे एसक्यूएल भाई साहब भी है, तो इनका भी सेम ही काम है, सब एक ही है, सबके अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। सो क्योंकि माई एसक्यूएल हम लोग ओपन सोर्स है, इजी टू इंस्टॉल है, आपने देखा 10 मिनट में आराम से इंस्टॉल हो गया, सर्वर रन होने लगा, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा जो इनका ये डिजाइनर है ना, मतलब जो इनका टेबल डिजाइनर, एक भी लाइन ऑफ एसक्यूएल लिखे बिना एक्चुअली आप पूरा डेटाबेस डिजाइन और स्ट्रक्चर कर सकते नहीं। भाई अभी आप इसी हॉस्पिटल वाले को अपने से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस, आपने जो जो टेबल यहाँ डिस्कस किए ये भी बनाइएगा। आप भूल जाते हैं कि क्या लिखना है, तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा भैया देखो मैं एक हॉस्पिटल में ये टेबल बनाना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ क्या क्या कॉलम होंगे, मैं माई एसक्यूएल में बना रहा हूँ, उन सब के बताओ। तो पूरी वो आपको कहानी लिख के देगा, मैं प्रॉम्प्ट भी बताऊंगा आपको। सो और एक मेरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने हॉस्पिटल के 3 टेबल्स पे ये किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो भी मैं भेज दूंगा, वो एसक्यूएल सर्वर में है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। सो ये हो गया, तो हम लोग को इसी को समझना है। सो अब आपके पास 2 एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस हैं, एक ये हॉस्पिटल डीबी आप बना के देखिए, दूसरा ये है हमारा नॉर्थ विंड, ठीक है। अब ये आप अपने सिस्टम में कैसे लाएंगे, राइट, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके कंप्यूटर में आपके एम के अंदर ये होना चाहिए। कैसे होएगा, उसके लिए आपको मैं एक एसक्यूएल फाइल दूंगा, ठीक है। देखिए ये हमारी एसक्यूएल फाइल है, ठीक है। यहाँ से इस एसक्यूएल फाइल को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी एक डंप है, देखिए सिर्फ इतना से पढ़िए और मुझे समझ कर बताइए क्या हो रहा है, आप इस एसक्यूएल से क्या समझ में आ रहा है। ये सब ऊपर का जो डैश डैश लिखा हुआ है ना, ये सारा कमेंट है, इसको इग्नोर करिए। यहाँ से एक्चुअल कमांड शुरू हो रहा है, कैन यू सी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कह रहा है क्रिएट टेबल कैटेगरीज, उसके अंदर ये कॉलम्स हैं, कैटेगरी आईडी को इसने इंटीजर बोला, कैटेगरी नेम को वेरकैर बोला 15, डिस्क्रिप्शन को मीडियम टेक्स्ट बोला, और पिक्चर। फिर इंसर्ट इनटू कैटेगरी, यहाँ क्या हो रहा है, वही जो टेबल बनाया उसी में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। देखिए ये मुझे पता है एसक्यूएल पूरी नहीं समझ में आ रही हो, अगर एक नजर मार के ये समझ में आ रहा होगा ना, ये वही चीज हो रही जो हम लोगों ने डिजाइनर से की है, राइट। देखिए उसी तरीके से क्रिएट टेबल कस्टमर हो रहा है, जी। तो
तो ये जो पूरा एसक्यूएल कमांड है, ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे ये आपको एसक्यूएल फाइल दे दी जाएगी और ये जो लिंक है यहाँ पे भी है, यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरी एसक्यूएल फाइल है, देखिए दिख रही है। तो यहाँ से, और मैं अभी भेज भी दूंगा आपको ये लिंक। आपको करना क्या है, अपना लोकल होस्ट ओपन किया, एकदम बाहर आ जाइए मेन सर्वर पे, ठीक है, और एक नया डेटाबेस यहाँ से बनाइए। इस डेटाबेस का नाम रखिए कुछ भी, जैसे मैं रख देता हूँ नॉर्थ विंड 2, मैंने 2 रखा है, आप सिर्फ नॉर्थ विंड रखिएगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है। ओके, ऐसे करके क्रिएट कर दिया। ओके, अब इस डेटाबेस में हैं आप, यहाँ पे आइए और इंपोर्ट पे आइए, इंपोर्ट पे, और कह रहे हैं कि फाइल चूज कर लीजिए, वो फाइल एसक्यूएल या जिप होनी चाहिए, तो यहाँ से चूज कर लेते वही फाइल जो मैं आपको दूंगा। तो हमने वही फाइल चूज कर ली और बिना कुछ सोचे समझे इंपोर्ट कर दिया। वो अपना घूमेगा और देखिए सारा डेटा कॉपी हो गया, राइट, पूरा फॉरेन की डायग्राम सब चीज के साथ। यह भी आप कर लीजिए। और मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस, क्योंकि मैं उसकी इतनी ज़्यादा कॉपी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अभी इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप कमांड से हमारा वो डेटाबेस बन जाएगा। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन है ऑफ डेटाबेस।